चलिए, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग अच्छे तो मैं भी अच्छा। मेरा नाम है ज़ीशान अली और आप देख रहे हैं द ट्रैजेक्टरी ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में। ये थ्योरम्स आपको 11th क्लास के चैप्टर में मिल जाएंगे। कौन सा चैप्टर? रोटेशनल मोशन। इन दोनों थ्योरम्स का महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े सवाल इस थ्योरम से इस्तेमाल से छोटे बन जाते हैं। मतलब अगर एक क्वेश्चन आपको 1.5 पेज में जाने वाला है तो वही क्वेश्चन आप 4 से 5 लाइन में बना सकते हैं यूजिंग दीज टू थ्योरम्स। तो देखते हैं पहला थ्योरम। द थ्योरम स्टेट्स दैट, नाम होगा इस थ्योरम का थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। नाम से दिख रहा है दो एक्सिस होंगे और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, द स्टेटमेंट गोज लाइक दिस: इफ वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी पार्टिकुलर एक्सिस, देन दैट विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पैरेलल एक्सिस पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास प्लस m into d square. What is m? m is the mass of the body, entire body, and what is d? d is the distance between those two parallel axes. देखिए, स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है और कंफ्यूजिंग है, याद करने में दिक्कत होती है, इसलिए इसको ग्राफिकली समझा रहे हैं। लेट अस कंसीडर देयर इज अ बॉडी ऑफ एनी शेप एंड साइज। इट्स ओके। सो दिस इज योर बॉडी एंड दिस इज द पॉइंट वेयर you have to find the moment of inertia. Let us consider A and this will be B. So AB is an axis which is passing like this from this body. Okay. Let us consider a point C. This is C. Okay. This is the center of mass of this entire body. So if we draw an axis parallel to this one, that will be D, CD. And the parallel and the distance between both the axes is d. So from the theorem it states that if we have to find the moment of inertia about AB, that will be equal to the moment of inertia about CD plus m into d ka whole square. What is m? m is the total mass of the body or the mass of the entire body. Okay, so this is the theorem. इसके हेल्प से हम लोग बहुत सारे मुश्किल सवालों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर इसका डेरिवेशन देखा जाए, बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है। सबसे पहले लेट अस कंसीडर अ पॉइंट मास ऑन दिस बॉडी। सो इट हियर इज अ मास दैट इज स्मॉल m एंड दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। लेट अस कंसीडर दैट x. सो इफ the moment of inertia is calculated about of this mass about AB, what will happen? So moment of inertia about AB for this particular small mass, okay, moment of inertia of m about AB, that can be given as m into x plus d ka whole square, because the distance is x plus d about this one. Okay, so the moment of inertia of the whole body, what will the moment of inertia of the whole body? अगर पूरी बॉडी की बात करें तो moment of inertia of AB that will be is well equal to summation of m into x plus d का whole square. Correct, कोई दिक्कत नहीं। So इसके आगे बढ़ते हैं तो समेशन m, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ा जाए, दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डी। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगर इस ब्रैकेट को तोड़ दिया जाए और सिग्मा m को सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सिग्मा m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा m इंटू डी स्क्वायर प्लस सिग्मा 2mxd। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बारी बारी देखते हैं इन सारे टर्म्स को। ये क्या है? सिग्मा m इज इक्वल टू इंटायर मास ऑफ द बॉडी।
सिग्मा m इज इक्वल टू इंटायर मास ऑफ द बॉडी एंड x स्क्वायर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास. सो इस पूरे टर्म की जगह आप लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट द सेंटर ऑफ मास विच इज एक्चुअली सी डी. ठीक है, अगर इस टर्म को देखा जाए तो d इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो d स्क्वायर इज ऑल्सो अ कांस्टेंट वैल्यू. सिग्मा m का मतलब क्या हो जाएगा? सिग्मा m का मतलब हो जाएगा मास ऑफ द एंटायर बॉडी इनटू d स्क्वायर. करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं. जरा इस टर्म के बारे में सोचिए, यहाँ पर 2 बाहर निकलेगा, d बाहर निकलेगा, सिग्मा के अंदर बचेगा m इंटू एक्स, बिकॉज m इज अ वेरिएबल एंड x इज ऑल्सो अ वेरिएबल. व्हाट इज m इंटू एक्स? m into x is the moment of this point mass. m into x is the moment of this point mass. Now, ऐसा m मास तो बॉडी में हर जगह होगा ना, ऐसा m मास बॉडी में हर जगह होगा. तो अगर m into x करेंगे तो बॉडी का मोमेंट आएगा एक मास का, छोटे से मास का. सिमिलरली यहाँ पे अगर एक मास हुआ तो इसका भी मोमेंट आएगा, इसका भी मोमेंट आएगा. और कहा यह जाता है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट द बॉडी शुड बी बैलेंस्ड. सो इफ द बॉडी इज बैलेंस्ड अबाउट द सेंटर ऑफ मास, देन समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल मासेस विल बी इक्वल टू 0. फिर से सुनिए, अगर बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी बैलेंस्ड है, तो अगर छोटे छोटे मासेस का मोमेंट निकाला जाए और उसको जोड़ा जाए तो दैट विल बी 0. सो दिस टर्म इज 0. And if this term is 0, this entire terms become 0. हम निकाल क्या रहे थे? हम निकाल रहे थे AB के about moment of inertia. So the moment of inertia about AB that shall be equal to ICM, और ICM यहाँ क्या लिया है? CD है actually. Moment of inertia about CD plus m into d square. That is the theorem. अगर आपको center of mass के about moment of inertia मालूम है और आपको निकालना है AB के अबाउट, तो कुछ नहीं करना है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB बराबर हो जाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस m इंटू डी स्क्वायर. हाँ, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये जो होना चाहिए वो सेंटर ऑफ मास के पैरेलल होना चाहिए. लेट अस कंसीडर दिस. वी हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ मास. सो the axis which is passing from the center of mass, that shall be like this only. It can't be like this. That is why it is called parallel axis theorem. The axis passing from the center of mass should be equal to parallel to the required axis. ठीक है, इसके हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक सर्कुलर रिंग है आपका या एक सर्कुलर डिस्क है आपका, उस सर्कुलर रिंग के सेंटर ऑफ मास से आपको मालूम है कि परपेंडिकुलरली अगर सेंटर ऑफ मास से पास करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है. लेकिन अगर उसी रिंग के टैंजेंट में कोई एक एक्सिस है और टैंजेंट के अबाउट आपको निकालना है, तब आप इसका इस्तेमाल कर से बिना कोई दिक्कत के 2 से 3 लाइन में आंसर आपका आ जाएगा. और उसी क्वेश्चन को अगर बनाना स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के थ्रू, तो ये जाएगा करीबन 1.5 पेज में. तो सिमिलरली एक और थ्योरम हम लोग को पढ़ना है इसी से रिलेटेड, तो उसको भी एक बार पहले देख लिया जाए. जो सेकेंड थ्योरम आपको पढ़ना है उसका नाम है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. तो नाम से ही लग रहा है कि इसमें जो एक्सेस आप लेंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए. ठीक है, व्हाट इज द स्टेटमेंट? द स्टेटमेंट सेज दैट इफ वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी अबाउट एनी एक्सिस पासिंग फ्रॉम अ पॉइंट, देन वी हैव टू कंसीडर 2 more axes which are mutually perpendicular to each other and passing from the point of intersection of all the 3 axes. ओके, स्टेटमेंट इसका भी कंफ्यूजिंग है, तो एक बार फिगर से देख लिया जाए. ये मान लीजिए आपका कोई भी पार्टिकुलर मास है एंड दिस इज द पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट एक एक्सिस पास कर रहा है विच इज परपेंडिकुलर. ठीक है, ये एक बॉडी इस तरीके से रखी हुई है और ये एक्सिस ऐसे जा रहा है. ठीक है, परपेंडिकुलर. आप क्या करेंगे?
आप इसमें दो और एक्सेसेस को मानेंगे पहले, एक एक्सिस यहाँ पर, एक एक्सिस यहाँ पर। कंडीशन इज कि दोनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ आप ओरिजिन मान लीजिए, इसको मान लेते हैं अगर एक्स एक्सिस, इसको मान लिया जाए वाई एक्सिस, देन दैट कैन बी रिटन एज जेड एक्सिस। So what is the statement? The statement says that the moment of inertia of this entire body about z axis will always be equal to the moment of inertia of this entire body about x axis plus the moment of inertia of this entire body about y axis. This is the statement. अगर एक एक्सिस के थ्रू आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो इक्वल हो जाएगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर। इसका भी यूज़ करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप आसानी से बना सकते हैं। आइए देखते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। तो प्रूफ करने के लिए फिर से हम लोग उसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे। एक पॉइंट मास मानेंगे, मान लीजिए पॉइंट मास यहाँ पर, और इस पॉइंट मास की वैल्यू है m। तो अगर इसका डिस्टेंस निकाला जाए एक्स एक्सिस से तो दैट विल बी इक्वल टू y, द वैल्यू ऑफ y। इसका एक एक्सिस निकाला जाए अगर y एक्सिस से, दैट विल बी इक्वल टू x। और अगर ओरिजिन से इस मास की दूरी का पता करें तो दैट विल बी r। ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो साफ दिखाई दे रहा है कि r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कहाँ से आया? तो ये आया पाइथागोरस थ्योरम से, और इसी का हेल्प करके इस थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं छोटा सा मास m है वहाँ पर, सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल मास m अबाउट x एक्सिस। सबसे पहले बात करें अबाउट x एक्सिस की, सो दैट कैन बी रिटन एज m इंटू x एक्सिस के अबाउट जो डिस्टेंस है दैट इज y, सो m इंटू वाई स्क्वायर। सो व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इंटायर बॉडी या होल बॉडी about x axis? ये हो जाएगा समेशन ऑफ m इंटू वाई स्क्वायर, करेक्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो सिमिलरली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी, पूरी बॉडी की ही बात कर लें, अबाउट y एक्सिस। तो m मास का अगर y एक्सिस के अबाउट निकालेंगे दैट विल बी m इंटू एक्स स्क्वायर, और होल बॉडी के लिए करेंगे तो सीधा सीधा m सिग्मा m इंटू एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। सो हमको निकालना क्या था? हमको निकालना है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इंटायर बॉडी अबाउट z एक्सिस, ये क्या हो जाएगा? इसको आई जेड मान लीजिए, दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ m इंटू आर स्क्वायर, करेक्ट, बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम m इज इक्वल टू r। सो एक स्टेप अगर बढ़ा दें तो सिग्मा m इंटू वट इज द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट। अगर ब्रैकेट को तोड़िएगा दैट विल बी सिग्मा m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा m इंटू वाई स्क्वायर। और अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट y एक्सिस, व्हिच कैन बी रिटन एज IY। व्हाट इज दिस? दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर बॉडी अबाउट x एक्सिस, दैट कैन बी रिटन एज IX। तो हम IZ का वैल्यू निकाल रहे थे, दैट कैन बी रिटन एज IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। तो छोटा सा प्रूफ था, आसान सा प्रूफ था, आपको ये रिजल्ट हमेशा याद रखना पड़ेगा आगे प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, अगर किस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं जो इस दोनों थ्योरम से आसानी से बन जाएंगे। सो लेट अस कंसीडर सम प्रॉब्लम्स। अगर एक रिंग की बात की जाए, ठीक है,
आप सब लोग जानते हैं कि एक रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एक रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसके सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ अगर एक एक्सिस हुआ उसके अबाउट होता है mr²। जैसे मान लीजिए कि दिस इज़ अ रिंग, अगर ये एक रिंग हुआ तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, इसके सेंटर पे, करेक्ट, और एक एक्सिस यहाँ से पास कर रहा है कुछ इस तरीके से। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, ये सेंटर ऑफ मास होता है m × r²। ये आपको पहले से पता है। अगर आपके प्रॉब्लम में आया इसका नहीं, यहाँ से अगर पास कर रहा है कोई एक्सिस और ये रिंग ऐसे रोटेट कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट ये रिंग ऐसे रोटेट कर रही है, अब आपको बताना पड़ेगा कि इस एक्सिस के अबाउट व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर फिगर के तौर पे देखा जाए तो ये मान लीजिए कि मेरा एक रिंग है और उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, एंड दिस इज द एक्सिस पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, दिस इज C and this is D, and we have to find out the moment of inertia of this ring about this axis. Let us consider x and xy, x dash. We have to find out the moment of inertia about x dash, and we know that the center of mass is having an axis which is passing perpendicularly, and we already know that the moment of inertia of this center of mass is equal to mr²। okay, सो कौन सा मेथड यहाँ इस्तेमाल करें ये चूज़ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर वाला या पैरेलल वाला। तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों आपस में पैरेलल है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द रिंग, द रेडियस ऑफ द रिंग। ओके, सो अगर इस एक्सिस के अबाउट बताना है तो अकॉर्डिंग टू कौन सा थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं? अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम ये कहा जा सकता है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x डैश इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द बॉडी इनटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ पे r है, r का स्क्वायर, एंड वी ऑलरेडी नो दैट द सेंटर ऑफ मास, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज mr²। सो mr² प्लस mr² इज इक्वल टू 2mr²। कितना आसानी से निकला है ना, बहुत ही आसानी से ये प्रॉब्लम बन गया विद इन 2 स्टेप्स। सिमिलरली मान लीजिए कि आपका सर्किल कुछ इस बार ऐसा है, ये रिंग है आपका, ठीक है, इस बार रिंग ऐसे रखा था, इस बार रिंग को ऐसे रखा है। तो अगर सेंटर ऑफ मास से आपका पास करेगा तो वो कुछ ऐसा होगा, दैट विल बी ICM, और इसकी वैल्यू आपको मालूम है mr²। बट क्वेश्चन में आपको देगा ये, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इफ द रिंग इज रोटेटिंग लाइक दिस, इफ द रिंग इज रोटेटिंग लाइक दिस। तो उसको अगर बनाया जाए तो रिंग का फिगर कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे उसका सेंटर होगा, एंड दिस इज द एक्सिस पासिंग फ्रॉम द सेंटर परपेंडिकुलरली, जिसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, दैट इज mr²। एंड वी हैव टू फाइंड अबाउट द डायगोनल। सो दिस इज द डायगोनल, इसका नाम दे देते हैं AB। एक और डायगोनल कंसिडर कर लीजिए, दिस वन, इसका नाम दे दीजिए CD। तो ये 90 होगा ना, और ज़रा देखिए तो ये जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा था ये भी 90 डिग्री पर होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो all the 3 axes are perpendicular to each other. So this is a diagonal. So the moment of inertia about AB can be written as ID, the moment of inertia about the diagonal, and this can be written as ICD, and this is also a diagonal. So the moment of inertia about the diagonal. कौन सा थ्योरम इस्तेमाल करें? तो अकॉर्डिंग टू इस बार परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इस बार परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स। तो अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात करें तो क्या कहा गया है, IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY, करेक्ट। जो आपका ICM वाला था इसको आप Z एक्सिस मान लीजिए। अगर ये Z एक्सिस मानते हैं तो ये ऑटोमेटिकली X एक्सिस और Y एक्सिस बन जाता है। तो IZ की जगह आप लिख सकते हैं ICM,
आई एक्स की जगह लिख सकते हैं आई डी, बिकॉज दिस इज द डायगोनल एंड दिस वन इज ऑल्सो द डायगोनल। इसकी वैल्यू आपको मालूम है, दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2ID। सो ID की वैल्यू हो जाएगी 1/2 mr स्क्वायर। आसानी से निकल गया। सिमिलरली आप सेम टाइप के प्रॉब्लम्स को एक डिस्क के तौर पे भी बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका ये रिंग ना हो करके एक डिस्क होता, तो डिस्क होता तो ये पूरा भरा हुआ होता, और आप क्या करते, आप सेम थ्योरम को दोबारा इस्तेमाल करते एक डिस्क के तौर पर। तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट सेंटर ऑफ मास, दैट इज इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर। आप फिर से लगा दीजिए वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और आपको इसके अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई एक्स एक्स डैश विल बी इक्वल टू अगेन आई सी एम प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, एंड डी क्या है यहाँ पर भी आर है। तो इस बार अगर ये निकालना है आपको तो ICM की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि डिस्क के लिए हाफ एम आर स्क्वायर होता है और यहाँ पहले से एक एम आर स्क्वायर है। सो द आंसर बिकम्स 3/2 एम आर स्क्वायर। That is the moment of inertia of a disk about any axis passing from tangentially. Similarly, अगर यहाँ भी बात करें एक डिस्क होता, if this is a disk, then the moment of inertia about the center of mass is half mr square. So, if we consider that, then this will become half mr square, and again this is ID and this is ID. So, half mr square becomes equal to 2ID. What is the value of ID? ID shall be written as 1/4 mr square. So these were the theorems which you have to study in rotational motion, and it is of very importance, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को आप आराम से बना सकते हैं विद इन 2 और 3 स्टेप्स, और अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप क्वेश्चन देख करके ही आंसर का पता लगा सकते हैं। एंड इन द केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, टाइम इज़ एवरीथिंग एक्चुअली। जितना टाइम आप सेव करते हैं उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो आज के लिए इस लेक्चर में हम यहीं तक बता रहे हैं, आगे मिलेंगे तो बातें आगे जारी रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।